अक्सर मुझसे यह पूछा जाता है कि मैं एक सरकारी कंपनी में कर्मचारी हूँ या मैं सरकारी कॉन्ट्रैक्टर का कर्मचारी हूँ, तो क्या मेरा केस लेबर कोर्ट में चल सकता है या क्या मैं अपना केस लेबर कमिश्नर के समक्ष उठा सकता हूँ। तो देखिए, आप जहाँ भी कार्य कर रहे हो, चाहे वह गवर्नमेंट कंपनी हो या कोई प्राइवेट कंपनी हो या कोई कॉन्ट्रैक्टर के एम्प्लॉय हो, ये मायने नहीं रखता। मायने यह रखता है कि आप जहाँ भी कार्य कर रहे हैं, चाहे वो संस्थान जो भी है, वह इंडस्ट्री की परिभाषा में आता है या नहीं। ये बात काफ़ी महत्वपूर्ण है और आपको यही समझना है, और तभी आप अपना केस इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट 1947 के अंतर्गत लेबर कोर्ट में या लेबर कमिश्नर के समक्ष फाइल कर सकते हैं। सबसे ज़रूरी है इंडस्ट्री को समझना। आप जिस भी कंपनी या संस्थान में कार्य कर रहे हैं, चाहे वह सरकारी है, प्राइवेट है या कॉन्ट्रैक्टर है, उसे इंडस्ट्री की परिभाषा में आना चाहिए, तभी आप अपना केस लेबर कोर्ट या लेबर कमिश्नर के समक्ष कर सकते हैं। अब इंडस्ट्री की परिभाषा आपको कहाँ मिलेगी? तो ये आपको मिलेगी इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट 1947 के सेक्शन 2J में। तो पहले हम इस परिभाषा को जैसे है वैसे ही देख लेते हैं और इसे हम इंग्लिश और हिंदी दोनों में देखेंगे। आपको एक्ट में इसकी परिभाषा किस प्रकार से दी हुई है उसे देखना काफ़ी महत्वपूर्ण है, क्योंकि तभी आप अपना पक्ष अच्छी तरह से रख पाएंगे। क्योंकि आपको ये पता होना चाहिए कि एग्जैक्ट एक्ट में क्या लिखा हुआ है, तभी आपको अपने ऊपर एक विश्वास हो पाएगा कि हाँ, एक्ट में ऐसा ही लिखा हुआ है और आप अपना पक्ष अच्छी तरह से रख पाएंगे। तो आइए पहले हम इसे एक्ट में देख लेते हैं। इंडस्ट्री मीन्स एनी बिजनेस, ट्रेड, अंडरटेकिंग, मैन्युफैक्चर और कॉलिंग ऑफ एम्प्लॉयर्स एंड इंक्लूड्स एनी कॉलिंग, सर्विस, एम्प्लॉयमेंट, हैंडीक्राफ्ट और इंडस्ट्रियल ऑक्यूपेशन और एवोकेशन ऑफ वर्कमैन। अब इसे हम हिंदी में भी देख लेते हैं। उद्योग से नियोजकों का कोई भी कारोबार, व्यापार, उपक्रम, विनिर्माण या आजीविका अभिप्रेत है और कर्मकारों की कोई भी आजीविका, सेवा, नियोजन, हस्तशिल्प या औद्योगिक उपजीविका या उपव्यवसाय इसके अंतर्गत आता है। तो इस प्रकार से हमने देखा कि एक्ट में इंडस्ट्री की परिभाषा किस प्रकार से दी हुई। अब इस परिभाषा को देखने के बाद दो बातों का पता चलता है। इंडस्ट्री से एम्प्लॉयर की कोई भी कार्रवाई हो सकती है, जैसे कोई व्यवसाय करना, उपक्रम, कुछ विनिर्माण करना या कोई आजीविका हो सकती है। वहीं दूसरी तरफ वर्कमैन की कोई भी आजीविका, सेवा, नियोजन, हस्तशिल्प या औद्योगिक उपजीविका या व्यवसाय शामिल है। इंडस्ट्री को एम्प्लॉयर और वर्कमैन के संयुक्त प्रयास से चलने वाला उद्यम माना जाता है। इस परिभाषा को अगर हम एक साथ पढ़ें तो यह पता चलता है यह एक सामूहिक उद्यम है, जिसमें कि एम्प्लॉयर और वर्कमैन दोनों ही सहभागी होते हैं। इसका अस्तित्व ना तो केवल एम्प्लॉयर से है और ना ही केवल वर्कमैन से है। एक इंडस्ट्री तभी अस्तित्व में आता है जब एम्प्लॉयर और वर्कमैन दोनों में सहयोग होता है। अब इंडस्ट्री से संबंधित एक लैंडमार्क जजमेंट है जिसे आपको जरूर पढ़ना चाहिए, और तभी आप इंडस्ट्री के परिभाषा को अच्छी तरह समझ पाएंगे। और वह जजमेंट है बेंगलोर वाटर सप्लाई एंड सीवरेज बोर्ड वर्सेस ए राजप्पा, जो कि रिपोर्टेड है 1978 AIR 548। इस जजमेंट को आप नेट से डाउनलोड करके भी पढ़ सकते हैं। यह एक लैंडमार्क जजमेंट है और आपको इसे जरूर पढ़ना चाहिए। इसमें इंडस्ट्री की परिभाषा के क्षेत्र पर विस्तार पूर्वक विचार किया गया है और यह भी बताया गया है कि किस प्रकार के संस्थान इंडस्ट्री हो सकते हैं। इसमें इंडस्ट्री की परिभाषा के लिए 3 बिंदुओं पर बल दिया गया है, जो इस प्रकार से हैं। कार्यकलाप सुव्यवस्थित ढंग से संचालित किया जाना चाहिए। यह कार्य एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय के सहयोग से किया जाना चाहिए। यह कार्य माल के उत्पादन और वितरण तथा मानवीय आवश्यकताओं और इच्छाओं की संतुष्टि संबंधी किसी सेवा के उद्देश्य से किया जाना चाहिए। इसीलिए इसे ट्रांसफर टेस्ट भी कहा जाता है। तो अब आपको क्लियर हो गया होगा कि आप जहाँ भी कार्य कर रहे हैं, वह सरकारी है, गैर सरकारी है या कॉन्ट्रैक्टर है या कुछ भी है, अगर वह इंडस्ट्री की परिभाषा में आता है तो आपका केस लेबर कोर्ट में हो सकता है।